नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। गोपालगंज मामले को लेकर जितना बवाल गोपालगंज में है उससे कहीं ज़्यादा बवाल बिहार की राजनीति में है। गोपालगंज में एक ट्रिपल मर्डर हुआ, आरजेडी नेता के मां बाप और भाई की हत्या हुई। बिहार की राजनीति को गरमाने के लिए ये बात काफ़ी थी कि हत्या आरजेडी नेता के मां बाप और भाई की हुई है। बिहार में ऐसी कई घटनाएं पहले सामने आती रही है। आरजेडी नेता हों या फिर दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ता हों, नेता हों, उन पर हमले होते रहे हैं और उन हमलों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है, घेरता रहा है। लेकिन इस हत्या का या फिर इन हत्याओं का आरोप जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडेय पर लगा और इस आरोप ने आग में घी का काम किया। बिहार की राजनीति में अब बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाम में राजभवन पहुंच गए। दूसरी तरफ विधायक का भी बयान सामने आया, एक वीडियो जारी किया और उन्होंने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया। तो विपक्ष हमलावर है, तेजस्वी यादव खूब दहाड़ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही नेता हैं, ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के जो संस्थापक हैं वो हैं आशुतोष जी, और ऐसे मामलों में वो भी खूब गरजते और दहाड़ते रहे हैं। तो हम यही सवाल, और ये सवाल इनसे इसलिए है क्योंकि बिहार की राजनीति का बवाल बढ़ रहा है और आशुतोष जी बिहार की राजनीति को भी खूब समझते हैं, जानते हैं और खूब मुखर होते हैं इस तरह के मामलों को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर, बिहार की राजनीतिक हालात को लेकर। आशुतोष जी, सवाल की शुरुआत इसी से करेंगे कि गोपालगंज में हत्याएं हुई, पुलिस ने कार्रवाई की है, आरोप जेडीयू विधायक के परिवार पर लगा, उनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है और जेडीयू विधायक पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और लगातार बयान सामने आ रहे हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल अचानक तेज हो गई है। किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं, और फिर इन मामलों से जुड़े हुए दूसरे सवालों पर भी आपसे बात करेंगे। सर देखिए, हत्यारा कोई भी हो, हम अपराधी का समर्थन तो नहीं कर सकते और कभी करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात अब तेजस्वी यादव जी की अभी आप कर रहे थे अपनी चर्चा में कि उन्होंने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राजभवन भी गए और गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार मुखर हैं सोशल मीडिया से लेकर और ग्राउंड पर। और अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम अपने सारे विधायकों के साथ गोपालगंज को कूच करेंगे। अच्छी बात, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है और उस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए उनको। लेकिन मेरा सीधा सवाल तेजस्वी यादव जी से होगा कि क्या विपक्ष की भूमिका में भी जाति देखकर आप ऐसा निर्णय लेते हैं, एक्टिविटी आप जाति देखकर करते हैं? तब आप कहाँ थे जब आप ही के जाति वालों ने दिन दहाड़े सिंधुवारी गया कि सिंधुवारी में एक सप्ताह पहले नरसंहार कर दिया। आप ट्विटर पर घंटे घंटे ट्वीट करते रहते हैं, आप ट्विटर दिन भर खेलते रहते हैं घर में बैठकर। आप एक ट्वीट करना मुनासिब नहीं समझे? वहाँ जाना और सांत्वना देना, गिरफ्तारी की मांग करना या उन पर कार्रवाई की मांग करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये तो अलग बात है। कम से कम ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी संवेदना तो प्रकट कर सकते थे। लेकिन आपने ये करना उचित नहीं समझा, चूंकि आपके वो जाति के नहीं थे और शायद हत्यारा दूसरी जाति का। और आज गोपालगंज में, और केवल सिंधुवारी की बात नहीं करें, 2 दिन पहले बाढ़ के पास में, मराची के बगल में, महेंद्रपुर में एक नाबालिग लड़की को बलात्कार करके जिंदा जला दिया जाता है। तब आप संवेदना प्रकट क्यों नहीं करते? 4 दिन पहले जमुई के सिकंदरा में एक नाबालिग बच्चे को पीट कर लाठी डंडे से मार दिया जाता है। तब आपकी संवेदना, आप संवेदना अपनी व्यक्त क्यों नहीं करते? अभी खिजरसराय में एक मामला हुआ है, आपने देखा होगा, लाठी डंडों से पीट कर इन्हीं के समाज वालों ने एक लड़के को मार डाला और इनका कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि इन्हें पता है कि मरने वाले की जाति क्या है और मारने वालों की जाति क्या है। तो श्रीमान जी, आप भी अपने आप को मुख्यमंत्री के रेस में समझते हैं, अपने आप को भावी सीएम समझते हैं। तो हम कैसे मान लें कि आप जब कल के डेट में बिहार का सीएम बनेंगे तो आप जाति देखकर न्याय नहीं करेंगे? मैं किसी अपराधी का या किसी हत्यारे का या किसी क्रिमिनल का मैं बचाव नहीं कर रहा, लेकिन जो आज इस घटना को लेकर मुखर हुए हैं और लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं,
तो उसी प्रकार से इनको मुखर सिंधुवारी के समय भी होना चाहिए था, उसी प्रकार से मुखर इनको उन घटनाओं में भी होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर तो क्या हम तो यहाँ तक कहेंगे कि पत्रकार राजदेव यादव की जो हत्या हुई थी वो तो इनके समाज से था, लेकिन राजद का एक भी परिवार, राजद का एक भी सदस्य राजदेव यादव पत्रकार से मिलने नहीं गया, क्योंकि उसमें जो हत्या में शामिल थे उस शहाबुद्दीन के लोग थे, इनकी पार्टी के वो थे, इसलिए नहीं गए। और यही पुटुस यादव की एक हत्या होती है तो लालू यादव से लेकर और जितने भी पप्पू यादव से लेकर और तेजस्वी यादव तक छाती पीटना शुरू कर देते हैं, और एक अनंत सिंह जी को बिना जांच पड़ताल के पहले जेल में डाल दिया जाता है, बाद में जांच पड़ताल होती है। तो जो दूसरे मामले हैं उन पर भी तेजस्वी यादव को इतना ही मुखर होना चाहिए जितना आज वो मुखर हैं। आशुतोष जी कह रहे हैं। आशुतोष जी, दूसरा सवाल है हमारा कि जिस तरीके से इस घटना को लेकर बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदला है और जितना आक्रामक बिहार में विपक्ष है इस घटना को लेकर, और उससे पहले क्वारंटाइन सेंटरों की बदइंतजामी को लेकर, कोरोना संकट में सरकारी जो इंतजाम है उसको लेकर कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार चुनावी मोड में पूरी तरह से चला गया है, और कहीं प्रत्यक्ष रूप से कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के राजनीतिक दलों के नेता इसको स्वीकार भी करने लगे हैं कि हाँ, बिहार चुनावी मोड में है और कुछ दिनों के बाद चुनाव होने वाला है। सवाल हमारा यह है कि ठीक है, आपने कहा कि हम किसी हत्यारे का समर्थन नहीं करते, हत्याओं का समर्थन नहीं करते, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो पुलिस की कार्रवाई है वो होनी चाहिए, चाहे हत्या किसी ने भी की हो, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव आक्रामक हैं, हमलावर हैं या विपक्ष हमलावर है, क्या सरकार के लिए ये दोहरी चुनौती है? क्योंकि पहले ही क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर और दूसरे इंतजामों को लेकर विपक्ष हमलावर था, और अब इस मामले को लेकर विपक्ष का हमला तेज हो गया है और लगातार हमले हो रहे हैं। 15 साल बनाम 15 साल की बात एक बार फिर आ रही है। तो चुनावी साल में इस मामले ने राजनीतिक, चूँकि सिर्फ ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक के तौर पर नहीं, एक बिहार की राजनीति को आप बेहतर समझते हैं और बिहार के राजनीतिक हालात को लेकर लगातार मुखर भी रहते हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे इस गोपालगंज मामले ने बिहार सरकार की कितनी फजीहत की है या फिर कितना नुकसान पहुंचाया है सीएम नीतीश कुमार को, जेडीयू को? सर, मामला केवल या फिर एनडीए को, जिसकी सरकार है बिहार में? मामला केवल गोपालगंज का नहीं, गोपालगंज का मामला इसलिए हुआ चूँकि नेता प्रतिपक्ष इसमें मुखर हैं, उनके पार्टी के लोग मुखर हैं, और भी जो मामले में अगर इस तरह से मुखर होते तो सरकार पर इसी प्रकार से सवालात उठते। सरकार, जहाँ तक हम बिहार सरकार की बात कर रहे हैं, नीतीश जी की सरकार की बात कर रहे हैं, तो वो कदम कदम पर फेलियर है। चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की बात देख ले, या जो आज प्रवासी मजदूरों के जो हालात हुए हैं, 15 साल से इनकी सरकार है और 15 साल जो आज आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के परिवार के, उनके माता पिता जी सरकार चलाए। तो 30 वर्षों में ये जेपी साहब के जो छत में अनुयायियों का जो दौर रहा बिहार का, ये बिहार के इतिहास में काला अक्षर में लिखा जाएगा, एक काला अध्याय माना जाएगा, क्योंकि बिहार को बदनाम करने का, बिहार को रोजगार मुक्त करने का, बिहार को अपराध युक्त करने का, भ्रष्टाचार युक्त करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। लालू यादव से परेशान बिहारवासी विकल्प के रूप में नीतीश जी को चुने, और नीतीश जी भी कदम कदम पर फेलियर हैं। अपराध इनसे रुक नहीं रहा है, आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। इन्होंने आज तक बिहार में एक भी रोजगार पैदा नहीं की, इन्होंने अपराध को नहीं रोक पाया, भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाया। इनके अपराधी, इनके प्रशासनिक अधिकारी भी बेलगाम हैं। आप देखे होंगे क्वारंटाइन सेंटर में औरंगाबाद में, वहाँ डीटीओ साहब को थप्पड़ मार रहे हैं क्वारंटीन मरीजों को, या जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनको। तो ये तो कदम कदम पर फेलियर है और निश्चित रूप से इनके लिए बड़ी चुनौती है। और बिहार की जनता तो बेबस है, लाचार है, एक तरफ कुआं है और दूसरे तरफ खाई है। ऐसे में बिहार की जनता के लिए तीसरा विकल्प के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वास्तव में चाहते हैं, यही हमारा आखिरी सवाल भी है, क्योंकि केवल ब्राह्मण और भूमिहार के नाते नहीं सर, हम एक, उससे पहले हम एक बिहारी हैं, और बिहार की जो दुर्दशा होती है उसको देखकर हमारे भीतर भी बहुत पीड़ा होती है। हम भी बाहर जाते हैं तो बिहारी शब्द को जो गाली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या एक बिहारी को एक अजीब दृष्टि से देखा जाता है, उसको देखकर लगता है कि काश ये बिहार की दशा सुधरती और सुधारने वाले कोई तारणहार
आते बिहार में। वही हमारा आखिरी सवाल भी है आशुतोष जी, जब कह रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 साल की बात हो तो दोनों विकल्प अच्छे नहीं हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी आप कह रहे हैं, और जो 15 साल जिसको कथित जंगल राज कहा जाता है और ये कहकर हमला किया जाता है उस शासनकाल को, सवाल यह है कि जब दोनों सही नहीं हैं तो फिर विकल्प क्या है? तीसरे विकल्प की आप बात कर रहे हैं, और तो वो फिर तीसरा विकल्प क्या है? आपकी भूमिका क्या है? और तीसरे विकल्प के रूप में कौन सा राजनीतिक गठबंधन देखते हैं, कौन सा वो राजनीतिक खेमा है? क्योंकि कई चीज़ें हैं, कन्हैया कुमार हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी का एक गुट है, आप लोग अलग तरीके से सक्रिय हैं, तो कुल मिलाकर क्या है, कौन सा तीसरा विकल्प है, कौन सा तीसरा मोर्चा है बनने जा रहा है जिसकी तरफ बिहार के लोग उम्मीद भरी नज़र से देख सकते हैं अगर ये दोनों विकल्प ठीक नहीं तो? सर देखिए, अभी तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए यहाँ कुर्सी की लालच में और हमारा इतना विधायक बन जाए, हमारा इतना सांसद बन जाए, इस लालच में लोग किसी के साथ भी समझौता करने के लिए आज के डेट में तैयार हैं। आप बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन देख सकते हैं, नीतीश और लालू जी के पिछले चुनाव में गठबंधन देख सकते हैं। तो केवल कुर्सी पाने की होड़ में आप किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं, चाहे वो प्री पोल गठबंधन हो या पोस्ट पोल गठबंधन हो, लेकिन जब तक आपकी विचारधारा नहीं मिलती है, जब तक आपकी विचारधारा एक नहीं होगी, तब तक आपका ये गठबंधन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा। और निश्चित रूप से इसी बिहार में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, बिहार में रोजगार देना चाहते हैं, बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन अब बात यह है कि वो कितना इस पर खरे उतर पाते हैं और बिहार की जनता का कितना विश्वास हासिल कर पाते हैं। हम लोग उसी तीसरे विकल्प कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि बिहार एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, और कोरोना संकट से अगर ये सूबा उबर जाए, चुनाव की ओर बढ़ता है, तो वो तीसरा राजनीतिक विकल्प भी उभर कर सामने आएगा। जी निश्चित रूप से, चूँकि बिहार की जनता और खास करके हम तो ब्राह्मण भूमिहारों की बात किए हैं, सवर्णों के अधिकारों की बात हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे भी, क्योंकि हम सबकी बात करेंगे। इस देश के संसाधनों पर जितना अधिकार दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का है, उतना ही अधिकार हमारा भी है। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारतीय खासकर नेशनल मीडिया में जितने लोग बैठे हैं, वहाँ दलितों की बात होती है, पिछड़ों की होती है, अल्पसंख्यकों की होती है, लेकिन सवर्णों की बात नहीं होती, जैसे हम अछूत मानेंगे। तो निश्चित रूप से हम उनको प्राथमिकता देंगे। आज आपने देखा भी होगा, पूरा दिन ट्विटर पर किंग मेकर भूमिहार ब्राह्मण भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा है। लगभग 80,000 से अधिक साथियों ने ट्विटर पर आज ट्रेंड करवाया है किंग मेकर भूमिहार ब्राह्मण। यानी कि आप 2 दशक पहले की बात अगर करेंगे तो जो किंग मेकर की भूमिका में ब्राह्मण और भूमिहार हुआ करते थे बिहार में, वापस अभी क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इन्हें मरा हुआ समझने लगे थे। तो हम मरे नहीं थे, हम परिस्थितिवश चुप थे, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था। अभी लोगों को एक विकल्प दिख रहा है, तो लोगों के मन में एक आस जगी है, और ये उम्मीद है कि निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में सवर्ण यहाँ किंग मेकर की भूमिका में होंगे, खासकर ब्राह्मण भूमिहार किंग मेकर की भूमिका में। तो बिहार बड़े राजनीतिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। गोपालगंज मामलों से लेकर बिहार के जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उन पर हमने बातचीत की ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार जी से। बिहार की राजनीति को बेहतर समझते हैं, और आने वाले दिनों में बिहार का राजनीतिक गणित क्या होगा, वो कौन सा तीसरा विकल्प है जो उभर कर सामने आएगा चुनाव के वक्त, सारे सवालों के जवाब हमने इनसे तलाशने की कोशिश की है, और इनके जरिए हमारे दर्शकों ने ये समझा है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। आशुतोष जी की बात अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करना मत भूलिए। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।